हाय हेलो इन्वेस्टर्स। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल स्पेस के अंदर जो है करंटली हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखने मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो आपकी माइक्रो फाइनेंस कंपनी जैसे अरमान फाइनेंशियल, जहाँ हमें जो है फॉलिंग एसेट क्वालिटी का जो है स्ट्रेस देखने मिल रहा है, जहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, लोग ऑलरेडी ओवर लेवरेज कर चुके हैं, लोग जो है डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। और फिर अगर आप दूसरी कंपनीज के अंदर देखोगे तो दूसरी जो है आपकी एमएसएमई लेंडर टाइप ऑफ कंपनी आती है। अब जो बड़े बैंक से उनको भी अगर मैं देखूं तो उनका पेस ऑफ ग्रोथ रेट जो है, लोन बुक का ग्रोथ रेट, उसके अंदर हमें फॉल देखने मिल रहा है। फिर एमएसएमई लेंडर्स की बात करें तो एचडीएफसी फाइनेंस है, 5 स्टार आपका हो गया। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो इनका लोन बुक तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इनके जो डिसबर्समेंट जो है, जो कि पहले वाले रेट से हो रहा था, अभी करंटली अगर आप देखोगे तो हमें उसके अंदर फॉल देखने मिला है। फिर इसके अलावा आपके जो है बाकी प्लेयर्स भी आ जाते हैं, एनबीएफसी प्लेयर, जहाँ पे जो है हमें थोड़ा बहुत इधर उधर प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। और कोई भी फाइनेंशियल के अंदर सबसे बड़ा रिस्क जो है आपका एनपीए वाला रिस्क होता है। जब आपके फाइनेंशियल कंपनी की ही एसेट क्वालिटी खराब होने लगती है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, आपको जो है स्टॉक से एग्जिट ही लेना पड़ता है। नहीं तो फिर आपके स्टॉक की जो हालत है वो इंडसलैंड बैंक की तरह हो जाएगी, या फिर अगर आप देखोगे तो येस बैंक की तरह हो जाएगी। तो कोई भी फाइनेंशियल कंपनी हो, बीट आपका गोल्ड फाइनेंस कंपनी हो, बीट आपकी नॉर्मल एनबीएफसी हो, यहाँ पे जो है एसेट क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि फाइनेंशियल स्पेस के अंदर एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ अगर आप देखोगे तो एनपीए, जो कि किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, इस कंपनी को जो है वही फेस करने नहीं मिल रहा है। अगर आप इस बिजनेस मॉडल की फेस सबसे स्पेशल बात देखोगे तो यार सीन वही है कि इनके जो एनपीएज है वो जीरो एनपीए मॉडल पे काम करते हैं। अब क्या कर रहे हैं ये एचजी फिनसर्व नाम की जो कंपनी है, ये ऐसा क्या स्पेशल कर रही है जो कि इनके एनपीए जो है वो जीरो है। अब पहले किसी भी फाइनेंशियल के अंदर इसकी लोन बुक की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है एक फैक्टर होता है जो कि आपको किसी भी फाइनेंशियल के अंदर ट्रैक करना चाहिए। जैसे अगर आप नॉर्मल कंपनीज के अंदर टॉप लाइन ग्रोथ ट्रैक करते हो, उसी तरीके से आप फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर नेट इंटरेस्ट इनकम ट्रैक कर सकते हो कि बेसिकली इंटरेस्ट लेंडिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू ये लोग जो है कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें जो है उसके अंदर 56% का इंक्रीज देखने मिला है। और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो हमें जो है उसके अंदर 68% का इंक्रीज देखने मिला है। ऑपरेटिंग इनकम के अंदर 38% का इंक्रीज है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यार इस कंपनी को जो है अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। फिर इसके बाद अगर हम इस कंपनी की ग्रॉस डिस्बर्समेंट की बात करें तो ग्रॉस डिस्बर्समेंट अगर आप देखोगे तो 25% से इंक्रीज हुआ है। जहां अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कंपनीज के डिस्बर्समेंट जो है वो डिक्रीज ही होते जा रहे हैं, एक्सेप्ट आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। लेकिन अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो ये जो है एमएसएमई लेंडिंग की साइड आते हैं। मतलब जहां अगर आप 5 स्टार बिजनेस देखोगे या फिर अगर आप एचबीएफसी फाइनेंस देखोगे तो उस साइड पे जो है ये बिजनेस थोड़ा लाई करता है। फिर इसके साथ साथ अगर आपको फाइनेंशियल के अंदर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको पूरे फाइनेंशियल के डायरेक्शन के बारे में बता देगी वो होता है उसका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर देखोगे तो हमें जो है रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर इंक्रीज देखने मिला है। जहां अगर आप Q2 के अंदर देखोगे FY25 के अंदर तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 6.6% के आसपास का था। और अभी Q3 के अंदर देखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इंक्रीज हो चुका है 9.54% के आसपास। तो कभी भी हमें जो है रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई के अंदर जो है इंक्रीज देखने मिलता है तब हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि फाइनेंशियल के अंदर जो है अच्छी चीज़ें चल रही है। तो अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करना है और आपको स्टॉक के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है, एसेट क्वालिटी का लफड़ा, लोन बुक का लफड़ा, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, बस स्किप कर दो सब चीज़ों को, रिटर्न ऑन इक्विटी का डायरेक्शन देखो। अगर डायरेक्शन अपर डायरेक्शन के अंदर है मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ इस कंपनी के अंदर सब चीज़ ठीक चल रही है। अब उसके बाद बात करें तो अब एचजी फिनसर्व ऐसा करता क्या है कि इनके एनपीएस जो है वो जीरो है। अब एचजी फिनसर्व अगर आप देखोगे तो ये जो है लेंडिंग स्पेस वाले मॉडल के अंदर जो है काम करता है। अब लेंडिंग स्पेस के अंदर ये जो है जो कि आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, फॉर एग्जांपल इन्हें जो है ये लोग एंकर्स बोलते हैं। अब एंकर्स की बात करूँ तो जैसे आपकी बड़ी कंपनी जैसे कि टाटा स्टील हो गया या जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया या बाकी कोई कंपनीज हो गई, उनसे जो है ये लोग पार्टनरशिप करते हैं। और फिर इसके बाद अगर आप टाटा स्टील को देखोगे, जेएसडब्ल्यू स्टील को देखोगे तो इनके जो है कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि इन्हें अगर आप देखोगे तो सप्लाईज देते हैं। तो ये क्या करते हैं, उन कंपनी से पार्टनरशिप करके जो इनके जो लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना उनका ये नाम ले लेते हैं। और नाम लेने के बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन्हें जो है जो सप्लाइंग के लिए फाइनेंसिंग लगता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कोई भी इंसान जो कि बिजनेस कर रहा है उसे वर्किंग कैपिटल के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है या ऑब्वियसली पैसे की तो ज़रूरत पड़ती है। बिना पैसे के तो ऑब्वियसली कोई बिजनेस नहीं कर सकता है। अगर आप देखोगे तो उन्हें जो है गुड्स परचेस करने पड़ते हैं, गुड्स वगैरह ये लोग सेल करते हैं, कुछ टाइम पेमेंट लेट आता है, तो इसलिए जो है इन्हें आपके वर्किंग कैपिटल लोन्स की जो है बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो जो ये एंकर्स के जो वन ऑफ द रेप्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या जिन डिस्ट्रीब्यूटर को ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन जो है वो मिल जाता है, तो उनके साथ आपका एसजी मार्ट जो है वो काम करता है। अब अगर आप देखोगे एसजी मार्ट नहीं, सॉरी, एसजी फिनसर्व, एसजी मार्ट भी एक और कंपनी है। अगर आप देखोगे तो एसजी फिनसर्व क्या करता है, पहले कंपनी के पास जाएगा, अब कंपनी के पास जाके ये जो है टाई अप कर लेगा कंपनी के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और फिर अगर आप देखोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटर के ऑब्वियसली ये डॉक्स वगैरह चेक करते हैं, इनका जो है एकदम वैलिडेशन वाला प्रोसेस है। और उसके बाद जो है ये एसजी फिनसर्व क्या करता है, जो कंपनी होती है ना, उसी को ये लोग जो है फंड्स ट्रांसफर कर देते हैं। अब फंड्स तो ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं, फिर उसके बाद ये जो कंपनी होती है बेसिकली क्या करती है, जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उन्हें ये लोग सीधा जो भी माल होता है या जो भी सप्लाईज होते हैं या जो भी रॉ मटेरियल होता है उन्हें जो है ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को नीडेड होता है। तो इस तरीके से ये कंपनीज जो है काम करती है अगर आप देखोगे तो। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर डिफॉल्ट करता है तो वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशनशिप जो है वो लूज़ कर देगा, और ऑब्वियसली ये कंपनी जो है बहुत बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज होती है। तो जस्ट इन केस, ऐसा तो मॉडल के अंदर होता नहीं है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी काम करे तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है अगर वो डिफॉल्ट कर देते तो। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर डिफॉल्ट कर देगा तो कंपनी जो है ऑब्वियसली इनकी जो एंकर कंपनी है उनको कंप्लेन कर देगी, और जो डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस है वो जाने का रिस्क हो जाता है। तो ये एक सीन होता है। इस तरीके से एसजी फिनसर्व का जो बिजनेस मॉडल है वो चलता है, अगर मैं आपको सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में समझाऊँ तो अब सीन ये है कि अगर कुछ दिक्कत होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन शिप ही लूज़ कर देगा, जिसके थ्रू भाई वो खाना पीना खाता है, बिजनेस वगैरह करता है, तो भाई वही चले जाएगा, तो फिर वो क्या ही डिफॉल्ट करेगा। तो इसलिए आपका जो बिजनेसमैन है वो लास्ट पे डिफॉल्ट करता है अगर आप देखोगे तो। इसलिए इनका जो एनपीए है वो अच्छा खासा है, अगर आप देखोगे तो 0 के आसपास एनपीए है इनका। तो एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन कर चल रही है कंपनी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये लोग जो है बाकी सर्विसेज के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो क्या सर्विसेज, तो ब्रोकिंग की सर्विसेज हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च की सर्विस हो गई, वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज हो गई, तो वहाँ पे भी जो है ये लोग एंटर कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये लोग जो है आपके इंडियन कंपनीज़ के जो पार्टनर्स हैं उनको भी ये लोग फाइनेंसिंग करते हैं। बेसिकली आपका 5 स्टार और एसबीएफसी का फाइनेंस है एमएसएमई लोन्स वाला, उसी तरीके से जो है ये लोग सप्लायर फाइनेंसिंग करते हैं। अब इस कंपनी के मैनेजमेंट को अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा गैप दिखा था, क्योंकि सप्लायर्स का फाइनेंसिंग जो है इतना अच्छे से हो नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने गैप देखा और फिर वहाँ पे जो है फाइनेंसिंग करनी स्टार्ट कर दी। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका लोन बुक का गाइडेंस, अब किसी भी फाइनेंशियल के अंदर जितना ज़्यादा फास्ट पेस पे हमें लोन बुक के अंदर ग्रोथ देखने मिलता है, उतना ज़्यादा वो फाइनेंशियल के अंदर जो है चीज़ें अच्छी होने लगती है। अब एक चीज़ है कि अगर आपको लोन बुक के अंदर ग्रोथ देखने मिल रहा है तो आपका जो है एसेट क्वालिटी के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल के केस में अगर आप देखोगे तो किसी को भी लोन देना बड़ा सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोन को फिर से कलेक्ट करना वो मुश्किल हो जाता है। तो एसेट क्वालिटी बिना मेंटेन करे आप लोन बुक की ग्रोथ के पीछे भाग रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं है, आपकी कंपनी की लोन बुक की ग्रोथ कुछ टाइम बाद रुक जाएगी अगर एसेट क्वालिटी के अंदर प्रॉब्लम आने लगा, क्योंकि आपके प्रोविजन इंक्रीज होते जाएंगे, जिसके वजह से आपके पैट के ऊपर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर इफेक्ट आने लगेगा। तो ये कुछ सीन है इस कंपनी के साथ। अब इसका लोन बुक का गाइडेंस अगर आप देखोगे तो 50% के आसपास का जो है इनका AUM लोन बुक एसेट अंडर मैनेजमेंट, उस चीज़ को गाइड आपका इंक्रीज़ करने के लिए ये लोग गाइड कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो FY25 के लिए इन्होंने जो है 2500 करोड़ के आसपास का गाइडेंस देकर रखा है। FY26 के लिए ये लोग जो है इनकी लोन बुक 4000 करोड़ के आसपास कर देंगे, और अगर आप FY27 के अंदर अगर आप देखोगे तो लोन बुक जो है 6000 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो लगभग अगर आप देखोगे तो AUM को ग्रो करने का जो है इन्होंने लगभग 50% के आसपास का गाइडेंस देकर रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसेंट है। अब इसके बाद इनका AUM का ग्रोथ कहाँ से आता है, अगर आप इनका AUM का मैक्सिमम ग्रोथ देखोगे तो जो पुराने एंकर्स हैं उन्हें लोन देकर इनका AUM का ग्रोथ आता है। और फिर इसके बाद ये लोग जो है नई कंपनीज, जैसे कि अगर आप देखोगे तो टाटा स्टील वगैरह के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, तो जो उसकी पीयर कंपनीज है उनके साथ भी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से ये नए नए प्लेयर्स लाके, बड़ी बड़ी कंपनीज लाके, अगर आप देखोगे तो पॉलीकैब और वर्लपूल ने भी इनके साथ एनरोल किया है। तो इस तरीके से बड़े बड़े कंपनीज लाकर उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर उनको सप्लायर फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर ये लोग जो है बेसिकली अपना AUM के अंदर जो है ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। अब ROE का टारगेट जो है, जो कि कंपनी का मैनेजमेंट दे रहा है, वो है आपका 18 to 20%, जो कि एक्चुअली बॉस बहुत अच्छा है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जब आपका ROE इंक्रीज हो रहा है तब हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि आपके कंपनी के अंदर जो है पॉजिटिव चीज़ें चल रही है। तो ROE करंटली अगर आप देखोगे तो 9.5% के आसपास है, वही कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि 18 to 20% लेकर चल जाएगा। अब अगर आप आपका रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो बेसिकली वो चीज़ होती है कि आप जो है इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसे अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो वो दो चीज़ों का फंक्शन होता है, एक होता है आपका रिटर्न ऑन एसेट और दूसरा होता है लेवरेज। तो अब कोई भी फाइनेंशियल हो, अगर वो लेवरेज लेकर अपना ROE इंक्रीज कर रहा है तो दैट इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि उसको लेवरेज मिल रहा है। और फाइनेंशियल के केस में कैसा होता है कि आपका क्रेडिट रेटिंग वगैरह चेक होता है, उस हिसाब से आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स हो गया, क्रेडिट कॉस्ट हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो डिसाइड की जाती है।
तो ये कुछ सीन चल रहा है इस कंपनी के साथ साथ। इसके साथ साथ इन्हें जो है अपने पेमेंट्स के अंदर डिले नहीं देखने मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्टील प्लेयर्स हैं जिनके साथ ये लोग काम करते हैं, और कुछ टाइम पहले अगर आप देखोगे तो हमें जो है स्टील के प्राइस के अंदर जो है अच्छा खासा फॉल देखने मिला था। तो इस पर इनके ऊपर कॉन कॉल के अंदर जो है अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए कि डीले देखने मिल रहा है क्या। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने वही बताया कि डीले वगैरह देखने नहीं मिल रहा है, जो पेमेंट्स वगैरह थे वो इन्हें प्रॉपरली जो है टाइम पे पेमेंट्स मिल रहे हैं, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि ये लोग जो है मिनिमम 4% का स्प्रेड जो है वो लेकर ही चलेंगे, और अगर इंटरेस्ट रेट के अंदर ऊपर नीचे कुछ भी होता है तो ये लोग जो है इनके जो कस्टमर्स है उनको पास ऑन कर देंगे, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है अगर आप देखोगे तो। इसके साथ साथ कोई भी बोरोवर है अगर आप देख रहे हो तो उनके एसेट का चार्ज जो है एसजी मार्ट ऑलरेडी लेकर रखता है। मतलब अगर आप जब वो गुड्स सप्लाई करता है तो वो गुड्स जिनके ऊपर वो लोन ले रहा है उसके ऊपर एसजी मार्ट का चार्ज होता है। तो जस्ट इन केस वो डिफ़ॉल्ट कर देता है तो इनको ऑलरेडी चार्ज उनके एसेट्स के ऊपर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है अगर आप देखोगे तो। एनपीए वाला सीन जो है वो इसमें और रिड्यूस हो जाता है अगर आप देख रहे हो तो। फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो ये उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करते हैं जहाँ पे जो है इन्हें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलता है और जो कंपनी की तरफ से जो है अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अब एसजी मार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जो है लोन बुक के अंदर बहुत बड़ा डीग्रोथ देखने मिला था कुछ टाइम पहले। अब रीज़न बीइंग कि आरबीआई ने जो है इनके ऊपर कुछ टेक्निकलिटीज़ डाल दी थी और इन्हें जो है T2 का लाइसेंस चाहिए था। अब T2 के लाइसेंस के लिए इनके ऊपर ऐसा कंडीशन था कि इन्हें जो है अपनी लोन बुक रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो इन्होंने जो है अपनी लोन बुक बहुत ज़्यादा पेज से रिड्यूस करी, अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी रिड्यूस कर दी। और फिर उसके बाद ये चीज़ जो है इनके साथ Q2 में हुई थी, जिसके वजह से अगर आप देखोगे तो हमें जो है स्टॉक प्राइस के अंदर भी फॉल देखने मिला। अब Q2 के बाद Q3 के अंदर इन्होंने क्या किया, चीज़ें जो है इनके लिए ठीक होने लगी, इनको लाइसेंस वगैरह भी मिल गया, तो इनकी जो लोन बुक है पहले जिस बेस पे थी उससे भी ज़्यादा बड़े बेस पे हो चुकी है अभी करंटली जाकर। और Q3 के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है ऑल गुड सिनेरियो के अंदर है। स्टील डिस्ट्रीब्यूटर का जो सिनेरियो था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टील के प्राइजेस के अंदर फॉल देखने मिलता है, जिसकी वजह से हमें जो है इन्वेंट्री के अंदर भी फॉल देखने मिलता है। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे स्टील के अंदर जो कि अपनी स्टील की इन्वेंट्री जो है सेल करने के लिए ही तैयार नहीं थे, क्योंकि चाइना के थ्रू भी डंपिंग हो रही थी। अब जाकर गवर्नमेंट ने जो है स्टील के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, तो हो सकता है कि ये स्टील के प्राइजेस के अंदर जो हमें स्टीप फॉल देखने मिल रहा था वो थोड़ा आगे जाकर जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो इस तरीके का जो है कुछ सिनेरियो चल रहा है करंटली आपकी स्टील कंपनीज में, और जो कंपनीज उनको फाइनेंस करती है उनको। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी करंटली एसजी फिनसर्व के अंदर चीज़ें सब ठीक चल रही है, गाइडेंस बड़ा सॉलिड दिया है, आरओई इंक्रीज हो रहा है, मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अगर आप कॉन कॉल के अंदर जाकर रीड करोगे तो। इसके अलावा और कुछ चीज़ होती है जो कि आपको फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर ट्रैक करनी होती है, वो होता है आपका मैनेजमेंट का एग्रेसिवनेस, जो कि मैनेजमेंट जो है अच्छा खासा एग्रेसिव है अगर आप देखोगे तो। और अभी ये कंपनी जो है अभी लिस्ट हुई है, इनको लिस्ट होकर जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, और इनके ऑपरेशंस वगैरह भी अगर आप देखोगे तो अभी दिसंबर 2022 के आसपास जो है इनके ऑपरेशंस वगैरह जो है स्टार्ट हुए। तो हम इतना ज़्यादा जो है इस कंपनी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल जो है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा कि यार एक बार जो है इस कंपनी को अच्छे से एक बार चैनल के ऊपर जो है डिस्कस करना ही चाहिए। बाकी सब कुछ अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन सही चल रहा है कंपनी का, ये नए पार्टनर्स वगैरह एनरोल भी कर रहे हैं, और स्टील इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर उसके वजह से भी अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने मिल रहा है। तो करंटली यही था एसजी फिनसर्व के बारे में। अब अगर आपको मेरी रिसर्च पसंद आती है, अगर आपको मेरा वैल्यू एडिशन पसंद आता है, तो मैंने जो है इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करा है। अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है लिंक दी हुई है, जहाँ से जो है आप सीधा इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए जो है वो एनरोल कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको जो है 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है। आपके कोई भी डाउट आते हैं, कोई भी कंपनी से रिलेटेड, कोई सेक्टर से रिलेटेड, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फैक्टर्स ट्रैक करनी चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर हो गया या एविएशन सेक्टर हो गया, तो आप सीधा मुझसे जो है 1-on-1 डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, और आप जो भी डाउट्स है सेक्टर रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, मैं सारे डाउट सॉल्व करता हूँ। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको जो है आपके ग्रुप पे डेली अपडेट मिलते रहेंगे कि मैं कौन से स्टॉक स्टडी कर रहा हूँ। अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे जो है हर एक स्टॉक डिस्कस करना जो है पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए मैं ग्रुप पे जो है हर चीज़ अपडेट करता रहता हूँ। और डेली अगर आप देखोगे तो मैं 4 to 5 कंपनी 6 कंपनीज़ के आसपास स्टडी कर रहा रहता हूँ, तो वो जो है मैं ग्रुप पे अपडेट कर देता हूँ। तो आपको जो है नए नए स्टॉक्स और नए नए आइडियाज़ के बारे में सीखने भी मिलता है। अब इसके अलावा मैं जो है जो स्टॉक्स पिक करता हूँ, मेरा क्या स्पेसिफिक इंसाइट है उस स्टॉक को रिलेटेड, वैल्यूएशन से रिलेटेड क्या आउटलुक है, मैं उस स्टॉक के अंदर क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें भी मैं शेयर करता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता हूँ कि मैं कौन से स्टॉक्स जो है बाय कर रहा हूँ, कौन से स्टॉक सेल कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि मेरा किस तरीके से आइडियोलॉजी वर्क करती है, और आपको समझेगा कि किस तरीके से जो है सोचते हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा आपको जो है मेरे पर्सनल नोट्स भी मिलेंगे जो कि मैं बनाता हूँ हर एक कंपनी के बारे में, वो जो है आपको ग्रुप पे पोस्ट किए जाएंगे। और जब आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गए, अगर आप देखोगे तो अभी Q4 का सीज़न आ रहा है, तो तब जो है आपके लाइव वर्कशॉप हो गए, जहाँ हम वीकली एक दिन बैठेंगे और जो भी रिजल्ट्स आए रहेंगे उस वीक के अंदर उस सारी कंपनीज़ को जो है डिस्कस कर लेंगे।
तो ये कुछ बेनिफिट्स है। अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सिंपली जाकर जो है ये फॉर्म भर सकते हो और पेमेंट कर आप रजिस्टर कर सकते हो। विदिन 24 आवर जो है मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा। एचडीएफसी फिनसर्व के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इस वीडियो को जो है मैं इतना ही रखूँगा। वैल्यूएशन वाइज अगर मैं बात करूँ तो प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो 3.19 के आसपास इसका प्राइस टू बुक है, जो कि डिसेंट है इसके लोन बुक के ग्रोथ के हिसाब से। इस पर तो मैं अभी करंटली जो है इतना ही कमेंट कर सकता हूँ। इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है जो कि आपको जाकर स्टडी करना चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप एक काम करो, आप जो एमएसएमई लेंडर्स है बाकी उनको भी जाके स्टडी करो और फिर आप एचडीएफसी फिनसर्व का बिजनेस मॉडल स्टडी करो, तो तब आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें चलनी है इसके अंदर और क्या स्पेशल है इसके बिजनेस मॉडल में, तब आपको समझेगा। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसे और वीडियो चैनल के ऊपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आकर बता देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।